विद्यार्थियों, आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत बहिष्षष्टि लोपो यञ्च इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। विगत अंक में हमने देवात् यञौ सूत्र की व्याख्या देखी थी और देवः और देव्यः, देवः और दैव्यः रूप सिद्ध किए थे। आज हम इस सूत्र की व्याख्या समझते हुए इनसे संबंधित जो रूप हैं उनकी भी सिद्धि करेंगे। सूत्र है बहिष्षष्टि लोपो यञ च। बहिस् शब्द से प्राग्दिव्यतीय अर्थों में तद्धित संज्ञक यञ प्रत्यय तथा बहिस् की टी यानी इसका लोप हो जाता है। सूत्र कह रहा है बहिस् शब्द से प्राग्दिव्यतीय अर्थ। विगत अंकों में हम प्राग्दिव्यतीय अर्थ पर विशद चर्चा कर चुके हैं कि प्राग्दिव्यतीय अर्थ क्या होते हैं। तो प्राग्दिव्यतीय अर्थों में तद्धित संज्ञक यञ तथा बहिस् शब्द की टी का लोप हो जाता है। यानी सूत्र दो कार्य कर रहा है। एक तो बहिस् शब्द से प्राग्दिव्यतीय अर्थ में तद्धित संज्ञक यञ प्रत्यय कर रहा है तथा उसके साथ ही बहिस् की जो टी इस है उसका लोप भी कर रहा है। जैसे बहिर्भवः इति बाह्य, बहिर्भवः इति बाह्य। यहाँ पर बहिस् शब्द से गी प्रत्यय बहिस् गी इस सुबंत से तत्र भव यानी वहाँ होने वाला, तत्र भव ये जो प्राग्दिव्यतीय अर्थ है तत्र भव, इस प्राग्दिव्यतीय अर्थ में अण प्रत्यय का बाध करके बहिष्षष्टि लोपो यञ्च सूत्र से यञ प्रत्यय हो जाएगा। यानी हम बहिर्भवः इति बाह्य ये जो सिद्धि कर रहे हैं तो यहाँ पर बहिस् गी इस सुबंत से तत्र भव इस प्राग्दिव्यतीय अर्थ में जो अण प्रत्यय होना था उस अण का ये सूत्र बात कर रहा है। और बहिष्षष्टि लोपो यञ्च सूत्र यहाँ पर बहिस् शब्द से परे यञ प्रत्यय कर रहा है। तो बहिस् शब्द से परे यहाँ पर प्राग्दिव्यतीय अर्थ में ही यञ प्रत्यय हो जाता है और यञ प्रत्यय होकर बहिस् से जब हम यञ प्रत्यय करेंगे बहिस् धन यञ, साथ में यह सूत्र बहिस् की टी का लोप भी कर देगा। तो बहिस् की जब टी का लोप हो जाएगा तो हमारा रूप रह जाएगा बह, अब बह धन य। यहाँ पर आदि वृद्धि हो जाएगी और हमारा रूप हो जाएगा बाह धन य। संयुक्त कर देंगे तो बाह्य रूप निष्पन्न हो जाएगा। विभक्ति आदि का प्रयोग करके बाह्य रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ केवल समझने की बात यही है कि बहिस् शब्द से परे यहाँ पर तत्र भवः इस प्राग्दिव्यतीय अर्थ में जो अण प्रत्यय होना था उस अण का बाद यहाँ पर बहिष्षष्टि लोपो यञ सूत्र कर रहा है। यह सूत्र कह रहा है कि यहाँ पर बहिस् शब्द से परे अण प्रत्यय नहीं होकर यञ प्रत्यय होगा। बहिष्षष्टि लोपो यञ सूत्र से यञ प्रत्यय हो जाएगा। यञ में से अंतिम जो यकार है उसकी हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, यह शेष रहेगा, आदि वृद्धि हो जाती है। बाहिस्
रूप हमारा बन जाता है बाहिस और य। ये सूत्र दूसरा कार्य और करता है, बहिस की टी का लोप कर देता है। तो जो इस है इसकी इस बहिस की जो इस है इस टी का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा बाह्य और य। संयुक्त करने पर बाह्य रूप निष्पन्न हो जाएगा। विभक्ति आदि का प्रयोग करके बाह्य यह रूप निष्पन्न होता है। तो जो समझने की बात यहाँ पर है यह है कि यहाँ पर हम बहिष शब्द से परे जो तत्र भव सूत्र से अण प्रत्यय करते वो यहाँ पर अण प्रत्यय नहीं होगा और बहिष्षष्ठी लोपो यह सूत्र से यह प्रत्यय होगा। अण के स्थान पर आदि वृद्धि होगी। इसी सूत्र से बहिष की जो टी इस है इसका लोप हो जाएगा और हमारा रूप रहेगा बाह और य। मिला देंगे तो बाह्य रूप निष्पन्न हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा सूत्र आता है ईकक च। ईकक च सूत्र कहता है बहिष शब्द से प्राग्दिव्यति अर्थों में तद्धित संज्ञक ईकक प्रत्यय तथा बहिष की टी का लोप भी हो जाता है। ईकक च सूत्र कहता है बहिष शब्द से प्राग्दिव्यति अर्थों में तद्धित संज्ञक ईकक प्रत्यय भी होता है तथा बहिष की टी का लोप भी हो जाता है। दोनों सूत्रों में अंतर समझने का प्रयास कीजिए। बहिष्षष्ठी लोपो यह सूत्र कहता है कि बहिष शब्द से परे प्राग्दिव्यति अर्थ में यह प्रत्यय होता है और बहिष की टी इसका लोप होता है। ईकक च सूत्र कहता है बहिष शब्द से परे प्राग्दिव्यति अर्थों में तद्धित संज्ञक ईकक प्रत्यय होता है तथा बहिष की टी का लोप भी हो जाता है। यानी बहिष्षष्ठी लोपो यह सूत्र तो यह प्रत्यय कर रहा है। ईकक च सूत्र जो है वो तद्धित संज्ञक ईकक प्रत्यय कर रहा है। बहिष्षष्ठी लोपो यह सूत्र से भी बहिष की टी इसका लोप हो रहा है और ईकक च सूत्र से भी बहिष की टी इसका लोप होता है। रूप बनना है बाहिकः। बाहिकः बाहर में होने वाला। यहाँ पर बहिष इस अव्यय से बाहर में होने वाला तत्र भव इस प्राग्दिव्यति अर्थ में ईकक च इस वार्तिक से तद्धित संज्ञक ईकक प्रत्यय तथा बहिष की टी का लोप हो जाएगा। जब हमें बाहिक रूप बनाना है तो बाहर में होने वाला। यहाँ पर बहिष इस अव्यय से तत्र भव इस प्राग्दिव्यति अर्थ में ईकक च इस वार्तिक से तद्धित संज्ञक एकक प्रत्यय होगा। जैसे हमने जब बाह्य रूप बनाया था तो वहाँ पर प्राग्दिव्यति अर्थ में ही अण प्रत्यय का बाध करके यह प्रत्यय किया था, वैसे ही यहाँ पर भी तत्र भव इस प्राग्दिव्यति अर्थ में ईकक च इस वार्तिक से ईकक प्रत्यय होगा। बहिष से परे ईकक प्रत्यय हम करेंगे और टी का लोप करेंगे तो हमारा रूप बनेगा बाहर में होने वाला बाहिकः। बहिर्भव इति बाहिकः बाहर में होने वाला। तो यहाँ पर बहिष गी इस सुबंत से परे ईकक प्रत्यय हमने ईकक च सूत्र से कर दिया। ईकक में से क की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है और यहाँ पर जब हमारा रूप बनता है बहिष
गी और ईकक। और ईकक में क के अनंतम से संज्ञा हो जाती है, ये कित परे है, इसलिए कित तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण किति च सूत्र से आदि वृद्धि होती है। बहिस में जो आदि वृद्धि हो, आदि वृद्धि होकर बाहिस रूप बन जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकों से गी इस सुप का लुक हो जाता है, आदि वृद्धि होकर बाहिस और ईकक। अब जब आदि वृद्धि हमने कर दी तो बाहिस और ईकक रूप बना। ईकक के क की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, बाहिस और ईक ये रूप रह जाता है। अब ईकक के सूत्र जो है वह ईकक प्रत्यय भी करता है और दूसरा बाहिस की टी का लोप भी कर देता है। टी इसकी बाहिस में इस है, इसका लोप हो जाएगा और रूप बनेगा हमारा बाह धन ईक। संयुक्त कर देंगे तो रूप बनेगा हमारा बाहिक। बाहिक जब रूप बन गया तो कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि प्रत्यय का प्रयोग होकर बाहिक और सु में से लोपादि कार्य होकर सहलंत का शेष रहता है और ऋतु विसर्ग आदि कार्य होकर बाहिका रूप निष्पन्न होता है। तो यदि परीक्षा में हमारे बाहिका रूप आ जाता है तो हम बहिस शब्द से परे ईकक च सूत्र से ईकक प्रत्यय करेंगे और ईकक प्रत्यय जब हम कर देंगे तो कित संज्ञा होने के कारण किति च से आदि वृद्धि यहाँ पर किति च से होगी, बाहिस और ईकक यह रूप रहेगा तथा सुपो धातु प्रातिपदिकों से गी जो है इस सुप का लुक हो जाएगा और इस ईकक च सूत्र से ही बहिस की टी इसका लोप होकर हमारा रूप बाहिक रूप बन जाएगा। अगर रूप हमारा बाह्य है रूप बनाने को आ जाता है तो वहाँ पर बहिष्षष्टि लोपो ये सूत्र से हम बहिष शब्द से बहिष गी इस सुबंध से परे यहाँ पर हम ईकक प्रत्यय ना करके यय प्रत्यय करेंगे। बहिष्षष्टि लोपो ये से यय प्रत्यय करेंगे और यय में से य की इत संज्ञा हो जाएगी, हमारा रूप रहेगा बहिष और य आदि वृद्धि हो जाएगी तो हमारा रूप रहेगा बाहिस य। फिर बहिष्षष्टि लोपो यय च सूत्र से ही बाहिस की टी इसका लोप हो जाएगा, बाह्य और यह रूप बन जाएगा, संयुक्त करने पर बाह्य रूप बन जाएगा। परीक्षा में यदि बाह्य रूप आता है तो हमें सूत्र लगाना है बहिष्षष्टि लोपो यय च। बहिष्षष्टि लोपो यय च से बाह्य में यय प्रत्यय होगा और टी जो है इसकी बहिस की इसका टी इस बहिस में जो टी इस है बहिस में इस टी का लोप हो जाएगा, बाकी आदि वृद्धि होगी और उसी प्रकार से प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिकों से गी इस सुप का लुक हो जाएगा और बाह और बाह हलंत का और यह सेव करने पर बाह्य रूप बन जाएगा। बाहिका रूप अगर आ जाता है तो वहाँ पर हम बहिस गी इस सुबंध से परे यय प्रत्यय ना करके ईकक च सूत्र से ईकक प्रत्यय करेंगे और लोपादि कार्य करके ईकक में से ईक शेष रहेगा, क के अंत्यम से संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर आदि वृद्धि किति जैसे होगी क्योंकि कित परे होने पर अचों में जो आदि अच है उसकी वृद्धि कार्य होता है, तो यहाँ पर ईकक में क की संज्ञा हुई है इसलिए कित परे है, इसलिए आदि वृद्धि बहिस में आदि वृद्धि बाहिस हो जाएगी और बाहिस होकर टी जो इस है इसका लोप होकर हमारा जो रूप है वो बाह शेष रहेगा। बाह में जब ईक मिला देंगे तो बाहिक रूप बन जाएगा और प्रातिपदिक संज्ञा
सु आदि का प्रयोग करके रोत्व विसर्ग कार्य करके बाही का रूप निष्पन्न होगा। धन्यवाद।